हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज से हम एचटेट एग्जाम की रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सारी एनसीईआरटी करेंगे जो क्लास 6 से लेकर 12th तक की होगी। बाद में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। यह रिवीजन आपकी एचटेट के पेपर में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम क्लास 6 की, जो कि हमारी पूर्वी बुक है, नई बुक है, उसके जितने भी लेसन हैं, पोएम्स हैं, वो सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आशा है आपको ये अच्छी लगेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 यानी कि लेसन नंबर 1, अ बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू क्या होती है? ड्यू होती है ओस की बूंदे। तो यहाँ पे एक चैप्टर है जिसका नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। इसके जो राइटर हैं वो हैं सुधा मूर्ति। कौन है इसकी राइटर? सुधा मूर्ति। अब हम देखेंगे अ बॉटल ऑफ ड्यू लेसन के अंदर मेन कैरेक्टर कौन है। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि चैप्टर का नाम दे दिया जाता है, पूछा जाता है इसका राइटर कौन है, या फिर राइटर दे दिया जाता है, पूछा जाता है ये कौन से चैप्टर का राइटर है, या उससे रिलेटेड मेन कैरेक्टर्स पूछ लिए जाते हैं, या फिर जो स्टोरी के अंदर कुछ जो मेन बातें होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से इनके कैरेक्टर सुनना, स्टोरी में क्या क्या हुआ ये चीजें ध्यान से सुनना, ताकि आप क्वेश्चन गलत ना करें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारे अ बॉटल ऑफ ड्यू के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं। तो इसके अंदर हमारे एक तो है रामनाथ। ये जो है ये इसमें एक लेजी आदमी है, मिसगाइडेड आदमी है। फिर दूसरा हमारा जो कैरेक्टर है वो है मधुपति। मधुपति जो है वो रामनाथ की वाइफ है। ये अपने हस्बैंड को लेके बहुत परेशान है, क्योंकि इसका हस्बैंड काम नहीं करता, लेजी है और हमेशा ही पोषण पाने की चाहत में रहता है। पोषण क्या है? पोषण यहाँ पे एक मैजिकल लिक्विड है जो कि चीजों को गोल्ड में बदल देता है। तो ये काम ना करके इस पोषण के चक्कर में यहाँ पे घूमता फिरता है और अपना सारा का सारा पैसा खराब कर देता है। अब इसमें हमारा जो तीसरा कैरेक्टर है वो है महीपति। महीपति कौन है? महीपति एक सेज है जो हिमालय से आया है। सेज क्या होता है? सेज होते हैं हमारे जैसे ऋषि मुनि। ये हिमालय से आया है, इसने भगवान की बहुत तपस्या की है। और रामनाथ को लगता है कि जो महीपति है इसने इतनी तपस्या की है कि उसके पास अब एक ऐसी पावर है जिसकी सहायता से वो क्या कर सकता है, चीजों को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। और ये बात रामनाथ को उसकी पत्नी बताती है, मधुमति। मधुमति कहती है कि एक सेज आए हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनके पास एक ऐसा पोशन है जो अगर किसी चीज के ऊपर डाल दे तो सोने की बन जाती है। अब रामनाथ, क्योंकि वो तो इस पोशन के बारे में चाहता था, तो क्या करता है, जल्दी जल्दी से महीपति जी के पास जाते हैं और बताता है कि मुझे एक ऐसा पोशन चाहिए जो कि चीजों को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। अब महीपति कहता है कि ठीक है, मुझे अच्छे से पता है कि किस तरह से चीजों को गोल्ड में कन्वर्ट करना है, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें थोड़ा सा कुछ काम करना है जिसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी। अब जो रामनाथ है वो किसी भी सिचुएशन में क्या चाहता है, पोषण चाहता है। तो वो क्या कहता है कि आप मुझे बता दो, जो भी मुझे करना है मैं कर दूंगा, बस आप मुझे वो पोषण दे दो जिससे कि मैं बिना काम किए हुए चीजों को सोने में कन्वर्ट कर लूं। तो महीपति कहते हैं कि हर एक चीज बिना कुछ किए नहीं होती, इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो महीपति उसे क्या कहता है कि तुम्हें क्या करना है, बनाना का ट्री लगाना है और उसके ऊपर जो सर्दियों में जो ड्यू गिरती है, मतलब उसकी जो बूंदें गिरती हैं, उन बूंदों को एक बोतल के अंदर इकट्ठा करना है। और जब ये बोतल के अंदर इकट्ठी हो जाएंगी और 5 लीटर इकट्ठी हो जाएंगी, तब तुम क्या करना, उस बोतल को लाके मुझे दे देना और मैं अपने मैजिक से क्या करूंगा, उसको चीजों के ऊपर डालूंगा, उस ओस की बूंदों को, उस ड्यू को, और चीजें क्या होंगी, सोने में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो महीपति कहता है कि लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि 5 लीटर तो बहुत ज्यादा होता है। तो जो हमारे महीपति हैं वो क्या कहते हैं कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम एक बनाना ट्री मत लगाओ, तुमसे जितने भी लगते हैं ना उतने लगा लो, लेकिन 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करके लाओ, तभी संभव हो सकता है कि मैं तुम्हें वो मैजिक करना सिखा दूं जिससे तुम गोल्ड पा सकते हो। तो रामनाथ खुश हो जाता है और वो अपने घर जाता है। वो क्या करता है, बहुत सारे बनाना के ट्री लगाता है और उनसे जो भी ड्यू इकट्ठी होती है वो एक बोतल में कलेक्ट करता जाता है। ऐसा करते करते उसको 6 साल लग जाते हैं 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने में। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने लीटर उसको ड्यू इकट्ठा करना था, तो हमें पता होना चाहिए 5 लीटर। और उसने कितने समय में इकट्ठा किया, तो 6 साल में उसने क्या किया था, रामनाथ ने 5 लीटर ड्यू इकट्ठा किया था। अब 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने के बाद जो रामनाथ है वो जल्दी से सेज के पास जाता है और कहता है कि जैसा कि आपने मुझे कहा था 5 लीटर ड्यू लाने के लिए, मैं ले आया हूं। अब आप जल्दी से मुझे क्या करो, वो मंत्र बता दो जिसकी सहायता से मैं चीजों को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो महीपति कहते हैं कि ठीक है, लाओ मुझे दे दो जो भी ड्यू तुमने इकट्ठा किया है। तो रामनाथ जी महीपति को वो ड्यू दे देते हैं। तो महीपति क्या करते हैं, उस ड्यू को कुछ चीजों के ऊपर डालते हैं, लेकिन वे चीजें गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होती। ऐसा देख के जो रामनाथ है वो बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि उन्होंने उसका इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो तो गोल्ड बना ही नहीं था। तो महीपति उसे समझाते हैं कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। अब महीपति क्या करते हैं, रामनाथ की वाइफ को बुलाते हैं। उसकी वाइफ आती है, उसके पास एक बड़ा सा बॉक्स होता है और वो उसको खोल देती है। जैसे ही रामनाथ बॉक्स की तरफ देखते हैं तो उसमें क्या दिखाई देता है, बहुत ज्यादा सोना दिखाई देता है। तब महीपति कहते हैं कि तुमने जो बनाना के ट्री लगाए थे, उस बनाना के ट्री से तुम्हारी वाइफ ने क्या किया, बनाना कलेक्ट किया और उसको बाजार में बेच दिया, जिससे उसने बहुत ज्यादा पैसा कमाया और उसको फिर गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से जो तुमने मेहनत की वो बेकार नहीं गई, बल्कि तुम्हें जो सोना चाहिए था वो तुझे मिल गया। लेकिन इससे ये समझो कि कभी भी किसी भी पोषण के चक्कर में मत गिरो, मतलब किसी मैजिकल पावर के चक्कर में मत आओ। मेहनत करने से ही सब कुछ पॉसिबल है। तो इस स्टोरी से हमें क्या है, मोरल मिलता है कि कभी भी बिना हार्डवर्क के कुछ भी संभव नहीं है और हार्डवर्क करके हम कुछ भी पा सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, अ बॉटल ऑफ ड्यू। अब हम करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर। जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो पूर्वी में एक पोयम दी गई है। और कौन सी पोयम है, पोयम है रेवन एंड द फॉक्स। जो रेवन एंड द फॉक्स पोयम है, इसके हमारे जो राइटर हैं वो कौन है, जीन डे ला फोंटेन। ये हमारे एक फ्रेंच के राइटर हैं। हमें ये बातें भी जान लेनी चाहिए कि कौन कहाँ से रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या हो सकता है, हमारा जो राइटर है वो कहाँ से बिलोंग करता है ये भी पूछा जा सकता है। क्योंकि जो लिटरेचर है वो भी बताई गई है कि पेपर में आएगी, तो छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान से देख लेना है। अब जो रेवन एंड द फॉक्स हमारी पोयम है, ये किसकी, कौन है इसके राइटर, जीन दे ला फोंटेन। ये जो पोयम है, एक हमारी पहले पोयम हुआ करती थी द फॉक्स एंड द क्रो, ये लगभग उसी के जैसी पोयम है। लेकिन जो द फॉक्स एंड द क्रो थी, ये एक एसोप फेबल से ली गई थी। मतलब क्या होता है, एसोप फेबल क्या होता है, जो हमें कोई मोरल दे, ऐसी स्टोरी, ऐसी पोयम जिससे हमें कुछ बात समझाई जाए, सिखाई जाए। अब हम देखेंगे कि रेवन एंड फॉक्स पोयम में क्या दिया गया है। रेवन एंड फॉक्स पोएम में एक हमारा जो कैरेक्टर है वो रेवन है और दूसरा कौन है, फॉक्स। रेवन क्या होता है, रेवन भी करो के जैसा होता है, कौवे के जैसा होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जो रेवन होता है वो क्रो से साइज में थोड़ा सा बिग होता है। और फॉक्स क्या होती है, फॉक्स हमारी होती है लोमड़ी, जो कि बहुत ज्यादा क्लेवर होती है, चापलूस होती है। तो एक बार क्या होता है, रेवन के पास क्या होता है, एक चीज यानी एक पीस होता है चीज का, उसके माउथ के अंदर होता है। और जो हमारी फॉक्स होती है वो क्या चाहती है कि जो ये चीज का टुकड़ा है जो कि रेवन के माउथ के अंदर है वो उसे मिल जाए। इसके लिए वो क्या करती है, प्लानिंग करती है। वो रेवन के पास जाती है जो कि पेड़ पर बैठा हुआ था, उसके वहां पे नीचे जाके, पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती है और कहती है कि तुम कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो, कितने ज्यादा अच्छे हो, कितना अच्छा गाना गाते हो, तुम्हें तो बर्ड्स का राजा होना चाहिए। तुम कितने ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी वॉइस कितनी अच्छी है, तुम कितने स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो। मतलब क्या करती है, वो सीधे सीधे रेवन की फ्लैटरी करती है। फ्लैटरी क्या होती है, उसकी चापलूसी करती है, उसे पागल बनाती है, बुद्धू बनाती है। अब रेवन को क्या होता है, रेवन इस चीज को लेके बहुत ज्यादा ये हो जाता है कि हाँ, मैं तो सब सच में ही राजा बनने के काबिल हूं। अब फॉक्स क्या कहती है, लेकिन मुझे है ना तुम्हारा गाना सुनने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकते हो। तो रेवन तो खुश हो जाता, बोला हाँ क्यों नहीं, मैं गाना गा सकता हूँ। तो जैसे ही रेवन गाना गाने के लिए अपना माउथ ओपन करता है, तो जो उसके में मुंह के अंदर जो पीस होता है चीज का, वो क्या होता है, उसके मुंह में से निकल के नीचे गिर जाता है। और जैसे ही पीस नीचे गिरता है, क्लेवर फॉक्स उसको उठा लेती है और खा लेती है। और उसको कहता ही है कि फ्लैटरी करने वालों पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस तरह से क्या होता है, रेवन अपना पीस
खो देता है, जबकि फॉक्स जिसके पास वो पीस नहीं था वो उसको पा लेती है और उसको खा जाती है। इससे हमें क्या स्टोरी मिलती है? इससे स्टोरी ये मिलती है कि जो फ्लैटरी करते हैं ऐसे लोगों पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो भी आपकी हकीकत है, सच्चाई है, आप अच्छे हो या बुरे हो, आपको हमेशा उस पर विश्वास करना चाहिए। दूसरों की बनी बनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आप हमेशा अपना लॉस ही करते हो। ठीक है, तो द फॉक्स जो होती है वो क्या करती है? रेवन को इस चैप्टर के अंदर, इस पोयम के अंदर मूर्ख बनाती है। अब हम करेंगे हमारा लेसन नंबर 2। चैप्टर 2 का हमारा नाम है रामा टू द रेस्क्यू। रामा टू द रेस्क्यू चैप्टर का कोई स्पेसिफिक राइटर नहीं है, यह है तमिलनाडु फोकटेल से लिया गया है। फोकटेल क्या होती है? फोकटेल का मतलब होता है जो हमें कोई मोरल दे, जो हमें कोई चीज सिखाए, उसे हम कहते हैं फोकटेल। तो अब हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर है क्या। रामा टू द रेस्क्यू के अंदर जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं उनमें कौन है? एक आदमी है और एक उसकी वाइफ है, यानी कि हस्बैंड वाइफ है, एक जोड़ा है। और क्या है? एक इसके अंदर पुलिसमैन है और पुलिसमैन का नाम है रामा। ये 3 इसके अंदर मेन कैरेक्टर हैं। जो ये हस्बैंड वाइफ हैं ये बहुत ज्यादा क्लेवर हैं, चतुर हैं, समझदार हैं। अब इसमें क्या होता है, इस चैप्टर के अंदर जो सीन दिखाया जाता है वो नाइट सीन है, मतलब रात का समय है, डिनर के बाद का। दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं। अब वो क्या करते हैं? सोने की तैयारी करते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है, जो उसकी वाइफ होती है वो वाइफ क्या करती है, उसको कोई आवाज सुनाई देती है और वो सोचती है कि शायद कुछ है। एक बार तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारा बहम हो, लेकिन फिर उसकी बात को मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि सच में ही कोई है, हो सकता है कोई थीफ है। तो हस्बैंड और वाइफ क्या है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लेवर है, तो वो क्या करते हैं, एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, मतलब एक गेम खेलते हैं। और जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि अगर हमारा बेटा होगा तो हम उसका क्या नाम रखेंगे? तो कहती है कि हम तो उसका नाम रखेंगे रामा। तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मान लो हमारा बेटा थोड़ा सा बाहर कहीं खेल रहा है तो तुम उसको कैसे बुलाओगी? तो उसकी वाइफ कहती है मैं उसको बुलाऊंगी रामा। फिर उसके हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है, मान लो वो और भी थोड़ा सा बाहर है और आवाज सुनाई नहीं दे रही, तो तुम कैसे बुलाओगी? तो फिर वो कहती है कि मैं बुलाऊंगी रामा। फिर उसका हस्बैंड कहता है मान लो बच्चा जो है घर से बाहर खेल रहा है, तुम फिर कैसे बुलाओगी? तो वो कहती है कि मैं उसे बुलाऊंगी रामा। तो इस तरह से क्या करती है, वो थोड़ा थोड़ा करके ना तेज तेज चिल्लाती है रामा रामा रामा। अब वो ऐसा क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसको पता है कि रामा नाम का एक पुलिसमैन है जो कि बाहर ही आसपास में ही अपनी ड्यूटी दे रहा था। तो वो चाहते हैं दोनों के दोनों कि रामा उनकी आवाज को सुन ले, इसलिए वो क्या करते हैं, धीरे धीरे से करके तेज तेज से उसका नाम पुकारने लग जाते हैं। अब क्या होता है, जो रामा पुलिसमैन होता है उसको वो आवाज सुनाई देती है, तो वो सोचता है कि शायद कोई किसी प्रॉब्लम में है और उसकी हेल्प के लिए ही उसे बुला रहे हैं। तो रामा क्या करता है, देखता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। अब रामा को पता चलता है उस घर के बारे में जहां से कोई उसको बुला रहा है, रामा रामा करके। अब रामा धीरे धीरे घर के अंदर जाता है और वो वहां पे चोर को पकड़ लेता है। इस तरह से क्या करते हैं, हस्बैंड और वाइफ जो अपना उसकी जो एक क्लेवर है उसका हेल्प से क्या करते हैं, पुलिस की मदद करते हैं, खुद चोर से बच जाते हैं और चोर को गिरफ्तार करवा देते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, अपनी जान बचाते हैं, अपना पैसा बचाते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो हमें क्या सिखाती है कि हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी के साथ उस सिचुएशन का सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए, जैसे कि उन हस्बैंड और वाइफ ने निकाला। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारी पोएम नंबर 2 है। इसका नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। ये जो हमारा चैप्टर है इसके जो हमारी राइटर हैं वो कौन है, TR सुब्बा राव। हमें जो राइटर्स हैं उनका नाम ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम राइटर्स के नेम पूछे जाते हैं, तो हमें इसको एक बार नहीं 2-3 बार इनको रिवाइज करना है ताकि वो हमें अच्छे से याद हो जाए। अब हम देखेंगे द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स के अंदर मेन कैरेक्टर कौन है, मतलब इसके अंदर कौन प्ले करता है। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, यहाँ पे एक है गजराज। गजराज कौन है, एलिफेंट है, और ये क्या करता है, अकेला रहता है, अपने स्टेबल में रहता है। अब इस गजराज का जो ध्यान रखता है वो कौन है, वो है एक महावत, ठीक है। और ये जो गजरात है, ये गजराज है, ये एक राजा का हाथी है जो कि राजा को बहुत ज्यादा प्यारा है, और महावत को कहा गया है कि उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, किसी भी तरह की कमी उसको फील नहीं होने देनी है।
अब गजराज के पास सारी सुविधाएं हैं, उसके पास खाने को सब कुछ है, अच्छे से उसका ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी गजराज क्या है, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। अब एक दिन क्या होता है, गजराज का जो स्टेबल होता है उसके अंदर एक डॉगी आ जाता है। इस डॉग का नाम होता है बंटी, और ये हमारा दूसरा सेकंड मेन कैरेक्टर है गजराज के बाद बंटी। अब ये जो बंटी है, जो डॉग है, ये क्या है, ये एक फार्मर के साथ रहता है, मतलब फार्मर का पेट है। एक दिन क्या होता है, बंटी उसके गजराज के स्टेबल में आ जाता है। बंटी को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, तो गजराज क्या करता है, अपना खाना बंटी के साथ शेयर कर लेता है। तो इस तरह से बंटी खाना खा लेता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा था, और अब उसने खाना खा लिया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब बंटी और गजराज दोनों क्या करते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं। वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे, एक साथ खूब मस्ती करते हैं। ये जो इसमें गजराज है, गजराज को नहाना बहुत पसंद है, लेकिन बंटी को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक दिन क्या करते हैं, गजराज नहा रहा होता है और बंटी वहीं पे होता है, तो गजराज अपनी सूंड से पानी लेता है और बंटी के ऊपर डाल देता है। लेकिन जो बंटी है उसको नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक दिन क्या होता है, जब बंटी और गजराज नहाकर वापिस आ रहे होते हैं, तो फार्मर जो कि बंटी का मालिक है, वो बंटी को देख लेता है कि बंटी जो है वो किसी गजराज के साथ, किसी एलिफेंट के साथ है। अब फार्मर क्या करता है, बंटी को अपने साथ ले जाता है क्योंकि बंटी उसी का ही पेट है। अब बंटी क्योंकि गजराज से दूर हो जाता है, फार्मर उसको अपने साथ ले जाता है, तो बंटी और गजराज दोनों ही, जो कि बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ, अब दोनों ही सैड रहने लग जाते हैं। दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया, तो दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान थे। तो ऐसे में फार्मर और जो महावत है, जो कि गजराज का ध्यान रखता है, वो दोनों भी बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं क्योंकि वे दोनों, बंटी और गजराज, सैड थे। तो फार्मर क्या करता है, बंटी को छोड़ देता है। जैसे ही फार्मर बंटी को छोड़ता है, बंटी भागकर सीधे वापस स्टेबल के अंदर अपने दोस्त गजराज के पास आता है। जब गजराज बंटी को देखता है तो खुश हो जाता है, वो दोनों वापस से खाना खाने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। ऐसे में फार्मर जो बंटी का पीछा करते करते वहां पे आता है और देखता है कि बंटी गया कहाँ है। तो फार्मर जब देखता है बंटी एलिफेंट के पास आया है, तो फार्मर को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो दोनों, बंटी और गजराज, अब बहुत खुश थे। इसे देखकर जो महावत होता है वो भी बहुत खुश हो जाता है, और जो फार्मर होता है वो भी बहुत खुश हो जाता है, और महावत और फार्मर भी एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं, और अब ये चारों ही एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। अब हमारी आती है थर्ड पोएम। पोएम का जो हमारा नाम है वो है अ फ्रेंड्स प्रेयर। इसकी जो हमारी राइटर है वो है जिल वोल्फ। अ फ्रेंड्स प्रेयर, जिल वोल्फ। जो जिल वोल्फ है वो ही इस पोएम के अंदर मेन कैरेक्टर है, यानी कि स्पीकर है। तो इसे ही हम इसका पोएट समझेंगे, इसका स्पीकर समझेंगे और मेन कैरेक्टर समझेंगे। तो क्वेश्चन में अगर आता है कि इसके अंदर मेन कैरेक्टर कौन है या कौन अपनी बातें बता रहा है, तो हम कहेंगे कि जिल वोल्फ, जो कि यहाँ पे राइटर है, वही इसके अंदर स्पीकर है पोएम के अंदर। अब जिल वोल्फ इस पोएम में क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि वो अपने फ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है। जिल वोल्फ बहुत ज्यादा केयरिंग है, लविंग है अपने फ्रेंड्स को लेकर, उनके लिए वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। जो भी वो कर सकती है अपने फ्रेंड्स के लिए वो हमेशा करना चाहती है। वो सिर्फ उनके साथ चीजें शेयर नहीं करती, बल्कि हर सिचुएशन में उनका साथ देती है। जैसे भी उनको हेल्प की जरूरत है, वैसे ही जिल वोल्फ उनकी हेल्प करती है। वो कभी भी उनको जज नहीं करती कि उसका दोस्त अच्छा है कि बुरा है। वो जैसे भी है वो वैसे ही उनको अपनी दोस्त के रूप में स्वीकार करती है, और वो फ्रेंडशिप को बहुत ज्यादा वैल्यू देती है। वो कहती है कि फ्रेंडशिप से ऊपर कुछ भी नहीं है, और वो अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी लाइफ में उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस पोएम में जिल वोल्फ सिर्फ फ्रेंडशिप की वैल्यू के बारे में बात करती है, और कहती है कि वो अपने फ्रेंड्स के लिए हमेशा प्रेयर करती है कि वो लाइफ में सब कुछ सक्सेस करे। वो उनको कभी भी जज नहीं करती है। ये थी हमारी पोएम नंबर 3। अब हम आते हैं हमारे लेसन नंबर 3 के ऊपर, जो है हमारा द चेयर। द चेयर लेसन का कोई भी स्पेसिफिक राइटर नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है, जिसका राइटर नहीं है उसका राइटर पूछा भी नहीं जाएगा। तो द चेयर जो लेसन है, इसका कोई भी स्पेसिफिक राइटर नहीं है। इसके अंदर जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन है? इसके अंदर मेन कैरेक्टर हैं, एक है मारियो। मारियो क्या है? एक लड़का है जो कि स्कूल जाता है। एक उसके ग्रैंडफादर हैं, यानी कि दादाजी हैं, जो कि मेन कैरेक्टर्स हैं।
अब मारियो जो है वो बहुत ज्यादा प्राउडी है, प्राउड करता है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे फ्रेंड है, मोर देन 100, यानी कि 100 से भी ज्यादा उसके फ्रेंड है। तो अपने दादाजी को कहता है कि दादाजी मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड है, 100 से ज्यादा फ्रेंड है, मैं बहुत खुश हूँ। और इसके अंदर 3 मेन कैरेक्टर्स और हैं जिनके नाम है गुनीत, आशमा और दीपा। ये तीनों जो हमारा लड़का है मारियो, यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो मेन कैरेक्टर है मारियो, इसके बेस्ट फ्रेंड है। अब इस स्टोरी के अंदर होता क्या है कि जो मारियो है वो अपने दादाजी को कहता है कि मेरे तो 100 फ्रेंड है। तो उसके दादाजी कहते हैं बेटे आपके फ्रेंड तो कितने ही हो सकते हैं, लेकिन ये बताओ उनमें से आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो मारियो कहता है कि बेस्ट फ्रेंड क्या होता है, मेरे तो सारे ही बेस्ट फ्रेंड हैं। तो दादाजी कहते हैं कि नहीं, सारे बेस्ट फ्रेंड नहीं होते। बेस्ट फ्रेंड वो होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम में आपका साथ दे, आपको हमेशा बचा कर रखे। फ्रेंड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड क्या होते हैं, कुछ ही होते हैं। तो जो मारियो होता है वो अपने दादाजी की बात नहीं मानता। तो दादाजी कहते हैं कि चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, बैट लगाते हैं। और बैट किस चीज को लेके होती है, फ्रूट चाट की, कि एक बैट लगाते हैं जिसमें तुम ये प्रूव करोगे कि तुम्हारे जो 100 फ्रेंड हैं वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है, और मैं ये प्रूव करूंगा कि जो ये 100 फ्रेंड है उसमें से कुछ एक फ्रेंड ही तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है, बाकी सब जस्ट टाइम पास के लिए हैं। तो मारियो कहता है कि ठीक है दादाजी, मैं ये प्रूव करूंगा कि मेरे सारे दोस्त ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। तो ऐसे में दादाजी क्या करते हैं, दादाजी स्टोर रूम में जाते हैं और वहां से एक चेयर लेके आते हैं। और जो चेयर है वो क्या है, इनविजिबल है, मतलब दिखाई नहीं देती है। तो वो आकर कहते हैं मारियो को कि लो ये है एक चेयर, और तुम इसे क्या करो, स्कूल में लेके जाओ और अपने दोस्तों के सामने इसके ऊपर बैठना। तो जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त होगा, बेस्ट फ्रेंड होगा, वो तुम्हें इस पे बैठने में तुम्हारी हेल्प करेगा, और जो हेल्प नहीं करेगा वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा। तो जो मारियो है वो कहता है कि ठीक है। अब मारियो क्या करता है, उस चेयर को लेता है और स्कूल में चला जाता है। स्कूल में जाने के बाद वो अपने दोस्तों को दिखाता है कि मेरे पास एक मैजिकल चेयर है और मैं अब इस पर बैठकर दिखाऊंगा। तो वो क्या करता है, मारियो उस पर बैठना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जब भी वो उस पर बैठता है वो वापस नीचे गिर जाता है। वो 1 बार 2 बार 3 बार 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 ऐसे करता है। तो उसके जो दोस्त थे जो उसको देख रहे थे कि वो चेयर पे बैठ रहा है जबकि वहां पे चेयर तो थी ही नहीं, तो वो उस पे हंसने लग जाते हैं। तो जब उसने 3-4 बार कोशिश करने के बाद भी वो नहीं मानता और दोबारा से उस पे बैठने लगता है, तो क्या होता है, जब वो एक बार उस पे बैठने लगता है तो वो देखता है कि वो नीचे नहीं गिरा। तो जब वो साइड में देखता है तो उसको दिखाई देता है कि उसके 3 दोस्तों ने उसको पकड़ रखा है, मतलब उसकी चेयर की जगह 3 दोस्त हैं जो उसको गिरने नहीं दे रहे। तो अब मारियो को ये बात समझ में आ जाती है कि जो ये 3 दोस्त है जिन्होंने उसको गिरने से बचाया है, यही उसके बेस्ट फ्रेंड हैं। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मारियो के बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो हमें पता होना चाहिए कि मारियो के बेस्ट फ्रेंड कौन है, गुनीत, आशमा और दीपा। ये तीनों मारियो के बेस्ट फ्रेंड हैं। अब ये तीनों मिलकर, गुनीत, आशमा और दीपा, मारियो के साथ उसके घर जाते हैं। उसके दादाजी को बताते हैं कि ग्रैंडफादर जो हैं वो बैट को जीत गए हैं और मारियो हार गया है। लेकिन अब वो सारे के सारे बहुत खुश है क्योंकि मारियो को समझ में आ गया है कि बेस्ट फ्रेंड कुछ होते हैं, फ्रेंड बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन सभी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते। और बेस्ट फ्रेंड सिर्फ वही होता है जो आपको हेल्प करे, आपको कभी भी नीचे गिरने ना दे, मतलब हर सिचुएशन में आपको सपोर्ट करे। अब वो सब मिलकर क्या करते हैं, जैसा कि उनकी बैट लगी थी फ्रूट चाट की, तो वो फ्रूट चाट पार्टी करते हैं, सभी मस्ती करते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि ये जो प्ले है वो हमें क्या सिखाता है कि हमें हर किसी को बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट इंसान नहीं मानना चाहिए। जो आपको हेल्प करे, जो आपको सपोर्ट करे, वही हमेशा जिंदगी में बेस्ट होता है और उसी पे विश्वास करना चाहिए। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है नीम बाबा, यानी कि ये हमारी जो स्टोरी है वो किसकी है, नीम की है, जिसको हम नीम बाबा के नाम से जानते हैं। नीम बाबा जो कि हमारा लेसन नंबर 4 है, इसके जो हमारे राइटर हैं वो हैं S.I. फरूकी। S.I. फरूकी नीम बाबा के राइटर हैं। अब हम देखेंगे नीम बाबा के अंदर मेन कैरेक्टर कौन है। तो नीम बाबा लेसन में जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं, एक तो हमारा खुद नीम है, दूसरा जो हमारा इसके अंदर मेन कैरेक्टर है वो है एक लड़की अंबर। अंबर कौन है, एक गर्ल है। गर्ल बहुत ज्यादा क्यूरियस है, मतलब उसको अलग अलग बातों के बारे में जानना है, उसको उसके अंदर अलग अलग क्वेश्चन को लेके क्यूरियोसिटी है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो जो अंबर और नीम बाबा हैं ये इसके अंदर मेन कैरेक्टर्स हैं और इन्हीं के बीच की कन्वर्जेशन को इस चैप्टर के अंदर दिखाया गया है।
अब नीम बाबा क्या करते हैं, नीम बाबा जो अंबर है उसको बताते हैं कि नीम का हर एक पार्ट, चाहे उसके पत्ते हो, चाहे तना हो, चाहे जड़, मतलब कोई भी हर एक पार्ट क्या है, एक आदमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी दवाई के रूप में तो हर, या फिर अलग अलग तरह से, जैसे लकड़ियों के रूप में, दवाई के रूप में, फ्रूट्स के रूप में, नीम क्या है आदमियों के काम आता है। तो नीम अंबर को अपनी क्वालिटी बताता है और किस तरह से आदमी उसका यूज करते हैं वो सब अंबर को बताता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो नीम का पेड़ है यानी नीम बाबा है वो कहाँ पर है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए जो नीम का ट्री है वो अंबर के हाउस के अंदर, जो कोर्ट यार्ड है उसके अंदर है। मतलब कोर्ट यार्ड में, अंबर के हाउस के कोर्ट यार्ड में नीम का पेड़ खड़ा है। अब नीम का पेड़ का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसका जो बोर्न है, जन्म है मिलियंस ऑफ ईयर पहले, यानी कि मिलियन सालों पहले नॉर्थ इंडिया या फिर हम कह सकते हैं म्यांमार में इसका जन्म हुआ था। और नीम बाबा बताता है अंबर को कि मेरी जो फैमिली है वो कहाँ पाई जाती है, वो एशिया में पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है और अमेरिका में भी कहीं कहीं पर उसकी फैमिली पाई जाती है। अब नीम बाबा बताता है कि उसके बहुत सारे नाम हैं। क्या क्या नाम है, सबसे पहले वो बताता है कि मेरा जो नाम है वो एक नाम है अरिष्टा। अरिष्टा क्या है, संस्कृत में नीम को अरिष्टा कहते हैं, जिसका मतलब है क्योर डिजीज, मतलब बीमारियों में यूज होने वाला। तो क्या है अरिष्टा संस्कृत में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीम बाबा को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है, तो अरिष्टा नाम से जाना जाता है। और नाम क्या है, नीम्बा, नीम का एक नाम नीम्बा भी है, निम्बाका भी है। नीम जो कि हमारे, हम क्या कहते हैं, जो इरानियंस जो लोग हैं, ईरानी जो लोग हैं, ये ईरानियन क्या कहते हैं, नीम के नाम से जानते हैं नीम बाबा को। अब और दूसरे नाम, नींब, हिंदी में हम क्या कहते हैं, नींब कहते हैं। निम भी इसका एक नाम है, लिम्बा भी इसका एक नाम है, निमोरी और निम्बामोंड, नींब एंड नीमो भी इसका नाम है। मतलब ये इतने सारे नाम है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीम को, नीम बाबा को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इनमें से कोई एक नाम दे देंगे, हमें बताना पड़ेगा कि इस नाम से नीम बाबा को जाना जाता है। अब जो साइंटिस्ट होते हैं वो नीम बाबा को क्या कहते हैं, साइंटिस्ट नीम बाबा को बिटर ग्रेस ऑफ गॉड कहते हैं। क्या कहते हैं, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे हमें याद रखना है। नेचर गिफ्ट टू मैन, इसका मतलब क्या होता है, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है, ये आदमी को एक गिफ्ट है जो कि नेचर ने उसको दिया है। अब जो नीम का ट्री है वो एक मैजिक ट्री है। मैजिक ट्री क्यों है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में और नीम क्या करता है, नीम अंबर को अपने बेनिफिट्स बताता है कि किस तरह आदमी, मेरे जो आदमी है, जो मैन है, वो मेरा यूज करते हैं और किस तरह से अपने लिए हेल्पफुल मुझे बना के रखते हैं। नीम बाबा जो है वो, अंबर क्या कहती है कि जो नीम बाबा है वो हम सब के लिए क्या है, एक तरह से ब्लेस है, मतलब एक बहुत अच्छी दुआ है जो हमें मिली हुई है। और जो ट्रीज हैं वो क्या हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, मतलब हमारे पूर्वज हैं, हमारे बड़े हैं, जो कि हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे लिए ही सब कुछ करते रहते हैं। तो ये थी हमारी नीम बाबा की स्टोरी। इसमें जो अलग अलग नाम है वो हमें याद रखने हैं और ये याद रखना है कि जो नीम का हर एक पार्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके जो राइटर हैं वो कौन है, एसआई फरूकी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है पोएम नंबर 4। पोएम नंबर 4 क्या है, व्हाट अ बर्ड थॉट, मतलब एक बर्ड क्या सोचती है, क्या समझती है। ये पोएम है, इसकी जो हमारी राइटर है वो है कमला दास, और कमला दास एक इंडियन राइटर है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो हम पढ़ेंगे व्हाट अ बर्ड थॉट, एक बर्ड क्या थॉट करती है, मतलब क्या सोचती है। इसमें जो कमला दास है वो क्या बताना चाहती है। इस पोएम के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक बर्ड है, मतलब बर्ड है जो अपनी स्टोरी बता रही है। बर्ड कहती है कि जब वो बोर्न हुई, मतलब जब उसका जन्म हुआ, तो वो क्या थी, सबसे पहले वो एक एग के रूप में आई। मतलब जो बर्ड है उसका जन्म जब होता है तो सबसे पहले वो क्या होती है, एक एग में होती है, एग के बाद वो बाहर निकलती है। तो जब वो एग थी तो उसको लगता था कि जो उसका संसार है वो बस एक छोटा सा है, एग के साइज का है, और एक उसकी माँ और एक वो एग, वही उसका संसार है। जो एग
पेल ब्लू कलर का है। इससे ऊपर कोई भी संसार नहीं है, इतना छोटा सा एग और उसकी माँ ही उसका संसार है। लेकिन फिर क्या होती है, वो एग को तोड़कर उसमें से बाहर आती है और नेस्ट में आ जाती है। तो जब बर्ड नेस्ट में आती है तो उसको जो लगता है कि जो उसकी मदर है वो और जो स्ट्रो से बना हुआ नेस्ट है वो उसका संसार है। मतलब अब उसको लगता है कि एग से बड़ा ये संसार है। तो अब जब वो नेस्ट में आ गई तो उसकी जो थिंकिंग है वो क्या हो गई, थोड़ा सा बदल गई। उसने सोचा कि जो नेस्ट है, जो स्ट्रो से बना हुआ नेस्ट है, वो ही उसकी लाइफ है, वो ही उसका संसार है। लेकिन अब उसने क्या किया, वो थोड़ा सा बड़ी हुई तो नेस्ट से बाहर आई तो वो ट्री के ऊपर बैठ गई। जब वो ट्री के ऊपर बैठी तो उसने सोचा कि जो उसका संसार है वो क्या है, वो ट्री उसका संसार है। उस ट्री के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन लीव्स लगे हुए हैं, पत्ते लगे हुए हैं, वो उसका संसार है और उसकी मदर उसका संसार है। मतलब उसकी सोच में फिर से क्या हुआ, चेंज हुआ। अब तक जो स्ट्रो से बना घर उसका संसार था, अब ग्रीन लीव्स और वो ट्री उसका संसार बन गया है। ट्री के बाद अब जब बर्ड थोड़ी और बड़ा हुई और उसने क्या किया, उड़ना सीखा, तो वो आसमान में उड़ी, स्काई में उड़ी। जब वो स्काई में उड़ी तो उसने देखा कि बहुत बड़ा संसार है। संसार कैसा है, वास्ट है, बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो अब उसकी सोच क्या है, पूरी तरह से बदल गई। सबसे पहले जो उसने सोचा था कि एग जितना ही उसका संसार है, फिर उसने सोचा कि स्ट्रो से बना हुआ घर, नेस्ट ही उसका संसार है, फिर उसने सोचा कि ट्री ही उसका संसार है, इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन अब उसको एक्चुअल समझ में आया कि जो संसार है, वर्ल्ड है, वो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये थी हमारी पोयम व्हाट अ बर्ड थॉट। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 क्या है, लेसन नंबर 5 है स्पाइसेस दैट हील अस। ये हमारा है चैप्टर नंबर 5। इसका जो राइटर है वो कोई स्पेसिफिक राइटर नहीं है, जबकि ये कि जो स्पाइसेस दैट हील अस चैप्टर है ये एनसीईआरटी में से लिया गया है। तो एनसीईआरटी में से जो चैप्टर लिए जाते हैं वो किस लिए लिए जाते हैं, जो कि बच्चों को कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाए, उनको कुछ मोरल सिखाए, कुछ जीवन में यूज होने वाली चीजों को सिखाए। तो हम क्या कहेंगे, स्पाइसेस दैट हील अस का कोई स्पेसिफिक राइटर यहाँ पर नहीं है। अब देखेंगे इसके अंदर हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन है। तो यहाँ पे 2 मेन कैरेक्टर हैं, एक कबीर जिसकी ये स्टोरी है जिसको बताया जा रहा है, दूसरी है हमारी ग्रैंड मदर जो कि एक लेटर लिखती है जो कबीर के नाम से होता है। तो ग्रैंड मदर और कबीर यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं। ग्रैंड मदर क्या करती है, वो कबीर को एक लेटर लिखती है जिसमें वो बताती है कि जो हमारा किचन है वो किचन क्या है, एक तरह का फार्मेसी है। मतलब छोटा सा एक फार्मासिस्ट की जो शॉप होती है वो बड़ी होती है, वहां पे दुनिया भर की दवाइयां होती हैं, लेकिन हमारी जो किचन है वो भी क्या होती है, फार्मासिस्ट की ही एक दुकान होती है, जिसके अंदर जो भी सामान होता है वो क्या होता है, किसी भी दवाई से कम नहीं होता। इसलिए दादी माँ क्या कहती है, जो फार्मेसी है वो हमारी किचन के अंदर है। अब फार्मेसी किस किस को बताती है दादी माँ, तो फार्मेसी किसको बताती है, दादी माँ कहती है जैसे कि जो हमारे घर में हमारी रसोई में जीरा होता है जिसको हम सब्जी बनाने में यूज करते हैं। अब जीरे को हम क्या कहते हैं, क्यूमीन कहते हैं। जो हींग होता है, दालचीनी होती है, अदरक होती है, काली मिर्च होती है, लौंग होती है, अजवाइन होती है, इलायची होती है, हल्दी होती है, जिनका यूज हम घर में जो भोजन बनाते हैं उनको बनाने में हम यूज करते हैं। लेकिन दादी माँ कहती है कि ये चीजें सिर्फ खाना बनाने के लिए यूज नहीं होती, बल्कि जैसे हमें कोल्ड वगैरह हो जाती है, हमारे पेट में कुछ गड़बड़ होती है, तो इन चीजों में भी क्या करते हैं, अगर हम ये जीरा, हींग, दालचीनी इनका यूज करें तो ये हमें बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी जो हमारी डिजीज है उनको दूर करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसीलिए दादी माँ क्या कहती है, जो किचन है वो क्या है, एक फार्मेसी है। तो दादी माँ कबीर को यही सब बताती है कि जो ये हमारी छोटी सी किचन के अंदर छोटे छोटे मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, वो हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा चेंज कर देते हैं। हमें दवाइयों की नहीं बल्कि इन चीजों से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे शरीर में होने वाली प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेसन नंबर 5, स्पाइसेस दैट हील अस। अब है हमारा नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 6।
लेसन नंबर 6 है चेंज ऑफ हर्ट, यानी कि हर्ट का बदल जाना, उसमें कुछ चेंज आना। इस लेसन का भी कोई स्पेसिफिक राइटर यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये भी हमें एक मोरल सिखाता है, एक काम की बात सिखाता है। अब इस चैप्टर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं हमारे, एक है प्रभात और एक है सूर्या। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। प्रभात क्या होता है, ओल्ड स्टूडेंट होता है, जबकि सूर्या जो होता है वो न्यू स्टूडेंट होता है। अब प्रभात और सूर्या में डिफरेंस क्या होता है, प्रभात एक ऐसा लड़का होता है जो कोई भी गेम सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए खेलता है, उसको हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ऐसा कोई भी गेम नहीं खेलता जो उसको आता नहीं है या जिसमें उसको लगता है कि वो हार जाता है। वो जो भी खेलता है वो सिर्फ जीतने के लिए खेलता है और जीत कर ही रहता है, चाहे किसी भी तरह से उसको जीतना हो, चीटिंग करके ही क्यों न जीतना हो, वो हमेशा प्रभात हमेशा जीतने के लिए ही खेलता है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें क्या होता है, इस स्टोरी के अंदर प्रभात और सूर्या जो कि दो बच्चे हैं, इसमें जो सूर्या है वो हमेशा जॉय के लिए मतलब खुशी के लिए खेलता है, लेकिन प्रभात जैसा कि मैंने बताया वो सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं। तो दोनों के अंदर क्या है, एक तो बिल्कुल फ्रेंडली बच्चा है जो कि हमारा सूर्य है, और जो प्रभात है वो बड़ा ही प्राउड, सीरियस, एरोगेंट टाइप का लड़का है, मतलब चिड़ा हुआ लड़का। वो कभी भी किसी से प्यार से बात नहीं करता, कभी भी खुशी उसको फील नहीं होती। अब जो प्रभात के जो टीचर होते हैं वो भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि प्रभात ऐसा क्यों है, इतना एरोगेंट क्यों है। वो चाहते हैं कि प्रभात ये बात समझे कि गेम गेम के लिए होता है, मस्ती के लिए होता है, किसी तरह से सीरियस होने के लिए नहीं होता, लेकिन प्रभात ये बात समझ नहीं पाता। तो क्या होता है कि सूर्या जो कि न्यू स्टूडेंट है वो क्या है, स्कूल में आता है। प्रभात उसको देखता है और देखता है कि ये हमेशा ऐसे खुश क्यों रहता है। एक दिन क्या होता है, उन दोनों के बीच में एक बैडमिंटन का मैच होता है। अब प्रभात जैसा कि उसकी सोच होती है, प्रभात तो जीतने के लिए ही खेलना पसंद करता है। तो क्या होता है, दोनों के बीच मैच स्टार्ट होता है। बैडमिंटन के मैच में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य और प्रभात के बीच में कौन सा मैच हुआ, बैडमिंटन का मैच हुआ। तो इस मैच में क्या होता है, प्रभात को दिखता है कि जो सूर्या है वो अच्छा खेल रहा है, सूर्या जीतने वाला है। तो प्रभात क्या करता है, चीटिंग कर देता है और जो बोर्ड होता है उसके ऊपर स्कोर को चेंज कर देता है, और इस तरह से प्रभात जीत जाता है, सूर्या हार जाता है। लेकिन जीतने के बाद भी प्रभात के अंदर वो खुशी नहीं है, क्योंकि उसको पता है उसने चीटिंग की है। और सूर्या जो कि हार जाता है लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा खुश है। तो प्रभात ये बात सोचने पे मजबूर हो जाता है कि सूर्या हारने के बाद भी खुश क्यों है, और वो खुद चाहे वो कैसे भी जीता हो, जीतने के बाद भी वो दुखी क्यों है। तो अगले दिन क्या होता है, अगले दिन फिर सूर्या और प्रभात जब वापस स्कूल में आते हैं तो प्रभात देखता है कि सूर्या फुटबॉल खेल रहा है, जो कि कोई मैच नहीं है, वो सिंपल खेले जा रहा है। और वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ट्राई करता है, लेकिन वो गोल नहीं कर पाता है। तो प्रभात देखता है कि सूर्या तब भी खुश है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो जैसा था वैसा ही है। तो प्रभात इस चीज को देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि किस तरह से एक बच्चा बार बार हारने के बाद भी अपने आप को खुश रखता है, आराम से मस्ती में जीता है। अब प्रभात को भी ये बात समझ में आ जाती है कि गेम गेम के लिए होता है, जॉय के लिए होता है, खुशी के लिए होता है, जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से क्या होता है, प्रभात सूर्या को देख के अपने हार्ट को चेंज कर लेता है, मतलब उसके हार्ट में चेंज हो जाता है, बदलाव हो जाता है, और वो भी हर चीज को सीरियस ना लेकर अब मस्ती में खुश रहने के लिए गेम को खेलना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे कोई अच्छी चीज किसी बुरी चीज को भी, मतलब एक अच्छा हर्ट किसी बुरे हर्ट को भी किस तरह से चेंज कर सकता है। तो यही मोरल इस हमारी स्टोरी का है कि एक अच्छा हर्ट दूसरे बुरे हर्ट को भी चेंज करके अच्छे हर्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये था हमारा लेसन नंबर 6, चेंज ऑफ हर्ट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन के साथ। लेसन 7 है योगा, अ वे ऑफ लाइफ। योगा अ वे ऑफ लाइफ चैप्टर भी NCERT से लिया गया है। इसका भी कोई भी स्पेसिफिक राइटर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अब हम जानेंगे योगा क्या होता है। योगा का मतलब होता है यूज। क्या होता है, योगा का मीन्स होता है, मतलब होता है यूज। और संस्कृत में हम योगा को क्या कहते हैं, संस्कृत में योगा का मीनिंग होता है टू जॉइन, टू यूनाइट। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि योगा का मीनिंग क्या है इन संस्कृत, या फिर टू जॉइन किसका मीनिंग है, टू यूनाइट किसका मीनिंग है। तो हमें पता होना चाहिए योगा का मीनिंग होता है यूज, और संस्कृत में हम क्या कहते हैं इसको, टू जॉइन, टू यूनाइट। अब हम देखेंगे इसके अंदर कैरेक्टर्स। तो जो योगा लेसन है, अ वे ऑफ लाइफ लेसन है, इसके अंदर कोई भी मेन कैरेक्टर यानी स्पेसिफाई कैरेक्टर नहीं है। ये जस्ट हमें समझाने के लिए है कि योगा क्या है और ये किस किस तरह से होता है।
अब योगा को इन्होंने 3 तरह से दिखाया गया है कि हम योगा किस किस रूप में करते हैं। इसके 3 वेज हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं आसन, दूसरा जिसको हम कहते हैं प्राणायाम, और तीसरा होता है हमारा ध्यान। अब जो आसन होता है वो हम किस लिए करते हैं? आसन हम करते हैं हमारे फिजिकल पोस्चर को परफेक्ट रखने के लिए। अब हमारी जो बॉडी है उसका जो फिजिकल पोस्चर है वो आप देखते हो किसी किसी का नीचे की तरफ झुक जाता है, यानी कि वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहता, अच्छे से नहीं रहता। तो फिजिकल पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, फ्लेक्सिबल करने के लिए, हमारी जो फिजिकल है उसकी स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए हम क्या करते हैं? आसन करते हैं। प्राणायाम, इसमें क्या होता है? इसमें हम ब्रीदिंग करना सीखते हैं। मतलब क्या है, जो हमारे अंदर स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, अपने आप को काम करने के लिए, शांत करने के लिए हम क्या करते हैं? डीप डीप ब्रीथिंग करते हैं। जितना डीप हम ब्रीथ करेंगे, जितना डीप हम सांसें लेंगे, उससे क्या होगा, हम उतने ही ज्यादा काम होते चले जाते हैं, शांत होते चले जाते हैं, और हमारे दिमाग में जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होता चला जाता है। तो प्राणायाम क्या होता है? ब्रीदिंग, किस तरह से हमें ब्रीदिंग करनी है, ये इसके अंदर हम सीखते हैं। तीसरा जो है वो है हमारा ध्याना। ध्याना मतलब ध्यान। ध्यान क्या होती है? ध्यान एक तरह की मेडिटेशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं? अपने आप को किसी एक चीज के अंदर कंसंट्रेट करते हैं, एक जगह पे अपना ध्यान लगाते हैं, और इससे क्या होती है? हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, जिससे कि हम एक ही चीज में काफी लंबे समय तक ध्यान रख सकते हैं, यानी कि अपने काम को अच्छे से करना सीख सकते हैं। अब जो योगा डे है वो कब हम सेलिब्रेट करते हैं? 21 जून को हम योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है योगा डे कब सेलिब्रेट होता है, तो हमें पता होना चाहिए 21 जून को हम हर साल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। जो योगा है उसका ओरिजिनेशन, यानी कि ये कहां से आया है, तो योगा का जो ओरिजिनेटेड है ये हमारा एंशिएंट इंडिया से है। इसमें हमारी एक फुल फॉर्म का भी यूज हुआ है, WHO। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखेंगे कि जो 20 जून 2021 यहाँ से हमारी योगा की स्टार्टिंग हुई है, और इसके लिए हमने एक ऐप लॉन्च किया है, और इस ऐप का नाम क्या है? WHOM योगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है योगा के लिए जो ऐप लॉन्च की गई है वो कौन सी है, तो वो है हमारी WHOM योगा। तो ये था हमारा चैप्टर योगा की, योगा में क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे हम इसको करते हैं और इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो हमने आसन पढ़ा, प्राणायाम पढ़ा और ध्यान पढ़ा। अब हम चलते हैं हमारे अगले लेसन के साथ, जो कि है लेसन नंबर 8th चैप्टर का जो हमारा नाम है वो है हमारा भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, जिसको हम कहते हैं श्रेष्ठा भारत। तो हमारा जो भारत है, इस चैप्टर का भी कोई स्पेसिफिक राइटर नहीं है, ये भी हमें हमारे भारत के बारे में बताने के लिए लिखा गया है, ताकि बच्चों को पता चले हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया है क्या, कैसा है, क्यों हम इसे श्रेष्ठ भारत के नाम से जानते हैं। तो हमारा भारत चैप्टर में क्या दिखाया गया है? सबसे पहले इसमें यूनाइटी दिखाई गई है, यूनाइटी इन डाइवर्सिटी। मतलब हमारे भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का उनका खाना है, उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट डिफरेंट है, फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी उनके अंदर क्या है? यूनिटी है, मतलब वो एक साथ है। फिर इस चैप्टर में दिखाया गया है कि यहाँ पे जो ग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब यहाँ हमारे भारत में क्या है? फॉरेस्ट है, और इन फॉरेस्ट में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें पाई जाती हैं, जैसे प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स। इन सब का जो हाउस है वो है हमारा ग्रीन फॉरेस्ट, और हम आदमी भी इसी फॉरेस्ट के क्या हैं? पार्ट हैं। अब इस चैप्टर के अंदर चैप्टर को समझाने के लिए, उसकी डाइवर्सिटी को समझाने के लिए क्या किया गया है? कुछ बच्चों का यूज किया गया है, और वो बच्चे अपने अपने जगह पे जहां से वो हैं वहां की फोक आर्ट, यानी कि वहां की क्या आर्ट है उसको हमें बताते हैं, जिससे कि हम उनको समझेंगे, वहां की जगह के बारे में जानेंगे। और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि कौन सा बच्चा कहाँ से रिलेटेड है, या कौन सी आर्ट कहाँ पे प्रयोग की जाती है। तो हमें इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है कौन सी आर्ट कहाँ से ली गई है। अब सबसे पहला बच्चा जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है वो है हमारी आकांक्षा, यानी कि एक गर्ल है जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करती है। तो याद रखना, आकांक्षा कहाँ से बिलोंग करती है? उत्तराखंड से बिलोंग करती है। और ये आकांक्षा किसके बारे में बताती है? बताती है हमारी
आई पेन, जो कि उनकी फोक आर्ट है। क्या बताती है? ये बताती है कि इनकी एक फोक आर्ट है जिसका नाम है आई पेन। और ये एक फैमिली, जब इनके यहाँ पे फैमिली फंक्शन होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, तो ये इस आई पेन नामक फोक आर्ट का यूज करते हैं। ये क्या होती है? एक तरह का डिजाइन होता है जो कि ये अपने फ्लोर्स पर, वॉल्स पर, या पूजा रूम जो इनके होते हैं जहाँ पे ये पूजा करते हैं, या इनका जो घर का मेन गेट होता है, इनके ऊपर ये बनाते हैं। और ये आर्ट बनाने का काम कौन करती हैं? जो औरतें होती हैं, जो विमेन होती हैं, वो ये काम करने का काम करती हैं। तो हमें पता होना चाहिए आई पेन जो है फोक आर्ट है वो कहाँ से रिलेटेड है? उत्तराखंड से। और इसके बारे में कौन बताता है? आकांक्षा नामक लड़की बताती है। और ये कहाँ कहाँ यूज की जाती है? फैमिली फंक्शन में बनाते हैं, फेस्टिवल्स में बनाते हैं, फ्लोर्स पर बनाते हैं, वॉल्स पर बनाते हैं, पूजा रूम के अंदर ये लोग बनाते हैं, मेन गेट पर बनाते हैं। दूसरा जो बच्चा है यहाँ पे जिसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है वो है यहाँ पे प्रिया रंजन। क्या है? प्रिया रंजन। ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। ये क्या बताता है कि यहाँ पे इनकी एक आर्ट है जिसका नाम है ढोकड़ा। क्या है? इसे आप ढोकरा कह सकते हो, ढोकड़ा कह सकते हो, जैसे आपको इसको बोलना है वैसे आप इसका यूज कर सकते हो। जो ढोकरा आर्ट है वो क्या है? क्ले से बनाई जाती है। मतलब ये एक तरह का स्टैच्यू होता है, मूर्ति होती है जो कि क्ले से बनाई जाती है। और इसका जो कवर होता है उसका वो क्या होता है? वैक्स का कलर होता है। इसकी मतलब ये जो पहले एक क्ले से एक स्टैच्यू बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, फिर इसके ऊपर वैक्स से लेयर कर देते हैं। और ये क्या कहते हैं? एक फाइन डिजाइन तैयार करते हैं जो कि वैक्स का बना होता है। और यही इनकी क्या होती है? आर्ट होती है, जिसको किसने बताया है? प्रिया रंजन ने बताया, जो कि उड़ीसा से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बच्चा। अगला बच्चा यहाँ पे बताया गया है चित्रा। चित्रा कौन है? एक गर्ल है जो कि कहाँ से बिलोंग करती है? केरला से। यानी कि कहाँ की आर्ट बताई गई है? केरला की आर्ट बताई गई है। किसने बताई है? चित्रा ने। केरला में कैसी आर्ट होती है? कोकोनट शेल क्राफ्ट। ये एक आर्ट है जिसका नाम है कोकोनट शेल क्राफ्ट। ये ब्राउन कलर की होती है। इसमें ये क्या करते हैं? इसमें ये जैसे बड़े बड़े बाउल होते हैं वो बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, दिया बनाते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें क्या होती है? बायोडिग्रेडेबल होती है। यानी कि इनकी जो क्राफ्ट होती है वो कैसी होती है? बायोडिग्रेडेबल होती है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? ऐसी चीजें जिनका दोबारा से रीयूज किया जा सकता है और जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है उसको वो खराब नहीं करती, मतलब उसको किसी भी तरह की हानि ये चीजें नहीं पहुंचाती। तो चित्रा जो केरला से थी उसने कौन सी क्राफ्ट बताई? कोकोनट शेल क्राफ्ट, जो कि ब्राउन कलर की थी। बाउल बनाए जाते हैं, इसमें ज्वेलरी बनाई जाती है, दिया बनाए जाते हैं। फिर हमारा जो अगला है वो है बाला मुरली। बाला मुरली कहाँ से रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से। ये क्या बताता है कि जो इनकी जो क्राफ्ट है वो क्या है? टॉयज ऑफ वुड। यानी कि ये टॉयज बनाते हैं जो कि लकड़ी के होते हैं। और ये जो लकड़ी जो यूज करते हैं वो क्या होती है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट वुड होती है, सॉफ्ट लकड़ी होती है। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप के ये टॉयज बनाते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं। और इनकी जो ये आर्ट है वो कब से चली हुई है? 400 साल पहले से ये चीजें चली हुई है। मतलब 400 साल पहलों से ये अपनी इस क्राफ्ट का यूज करते आ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा सुंदर है, जो इनको पॉपुलर करती हैं। तो हमने इस चैप्टर के बारे में क्या क्या देखा? यहाँ पे ज्योग्राफी देखी कि वो डिफरेंट डिफरेंट है, कल्चर देखे कि सबका अपना अपना अलग अलग कल्चर है, रिलीजन देखे कि अलग अलग रिलीजियस के लोग रहते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई है, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं। और सबसे बड़ी बात उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट डिफरेंट है, फिर भी क्या है? वो एक साथ है। तो ये था हमारा चैप्टर श्रेष्ठ भारत, हमारा भारत। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारी पोएम होगी, पोएम नंबर 5। पोएम 5 क्या है? इसका हमारा नाम है द काइट्स। यानी कि पोएम किससे रिलेटेड है? काइट से रिलेटेड है। अब इसका जो हमारा राइटर है, अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने 2 राइटर लिखे हैं। एक है हमारे डेफ्ने लिस्टर और दूसरा मैंने लिखा है हैरी वैन। मैंने 2 नाम क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये जो हमारी बुक है जो हम पढ़ रहे हैं ये है हमारी पूर्वी बुक। पूर्वी बुक के अंदर पोएम दे रखी है द काइट्स। इसके जो राइटर हैं यहाँ पे वो है डेफ्ने लिस्टर। लेकिन जो हमारी 6th क्लास की ओल्ड बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, वहां पर भी ये पोएम दी गई है द काइट्स। ये पोएम डिफरेंट है दोनों जगह पे। और वहां पर जो हमारी राइटर है वो कौन है? हैरी वैन उसकी राइटर है। तो हमें ध्यान रखना है, अगर हमसे पूछा जाता है द काइट्स का राइटर कौन है, तो अगर हमें डेफ्ने लिस्टर दे रखा है तो हम इसको टिक करेंगे, और अगर हमें हैरी वैन दे रखा है तो हम इसको टिक करेंगे। तो ये समझाने के लिए मैंने दोनों नाम लिखे हैं कि एक हमारी ओल्ड एनसीईआरटी है वहां पे दे रखी है द काइट्स, और यहाँ पे जो न्यू पूर्वी है यहाँ पर भी दे रखी है, और पोएम दोनों ही डिफरेंट हैं।
तो द काइट्स जो पोएम है, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि पोएम किससे रिलेटेड है, काइट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे जो काइट है वो कलरफुल है, बहुत ज्यादा अलग अलग कलरों के हैं। और ये किसके साथ इसमें कंपेयर किया गया है, पोयम में काइट्स को बर्ड्स के साथ कंपेयर किया गया है। जो बर्ड्स हैं वो भी डिफरेंट कलर की होती हैं, तो काइट भी यहाँ पे क्या है, डिफरेंट कलर के हैं। अब जो हमारी डेफ्ने लिस्टर है वो क्या चाहती है कि काश वो इतनी हल्की होती कि वो भी इन काइट्स के ऊपर बैठकर वो भी आसमान में, स्काई में क्या करे, काइट्स के साथ झूला झूले, मतलब वहां पे उड़े। तो वो भी क्या करना चाहती है, काइट्स के साथ हवा में झूलना चाहती है, उड़ना चाहती है, मतलब अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहती है। अब डेफ्ने लिस्टर है वो क्या कहती हैं, और वो ये भी चाहती हैं कि जब वो काइट के साथ ऊपर जाए, हवा में झूले, तो जो हवा जो है जब जो चलती है तो वो गाना गाती है, मतलब वो बताती है कि जो एयर है, हवा है, वो भी गाना गाती है। और जो राइटर है वो उस गाने को सुनना चाहती है, उस साउंड को सुनना चाहती है और जीना चाहती है। इसमें जो राइटर वो क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारी काइट है वो क्या करती हैं, वो आसमान में उड़ती है और वो बिल्कुल फ्रीडम में है, उनको कोई भी किसी चीज का खतरा नहीं, वो जिस तरफ जाना चाहे, जिस तरफ उड़ना चाहे उस तरफ उड़ सकती हैं। इसमें हमारी जो राइटर है उसकी एम्बिशन दिखाई गई है पोयम के अंदर, कि वो किस तरह से अपनी एम्बिशन को पूरा करना चाहती है, आसमान में उड़ना चाहती है, बर्ड्स के जैसे उड़ना चाहती है, हवा से बातें करना चाहती है, उनके सॉन्ग सुनना चाहती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज वो बताना चाहते हैं कि जो काइट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में होती है, मतलब जिस तरफ आप उसे उड़ाओगे वो वैसे उड़ती जाती हैं, लेकिन जब आप उसकी डोर को खींचोगे तो वो आपके पास आ जाएगी, जैसे जैसे उसको छोड़ते जाओगे तो वो आसमान में उड़ती चली जाएगी, मतलब उसमें एक डिसिप्लिन दिखाया गया है। तो ऐसे ही जो राइटर वो हमें भी कहते हैं कि हमें भी जिंदगी में सब कुछ करना चाहिए, जो हम पाना चाहते हैं पाना चाहिए, लेकिन हमें हमारी लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो डिसिप्लिन में रहता है वही अपनी जिंदगी का जो अचीव होता है, ड्रीम होता है, उसको वो ही पा सकता है। बिना डिसिप्लिन के किसी भी चीज को पाना संभव नहीं है। तो ये थी हमारी पोयम द काइट्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पोयम। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पोयम नहीं लेसन दे रखा है, और लेसन नंबर हमारा है 9th, और ये है हमारा ईला सचानी, यानी कि जो लेसन नंबर 9th है वो किसका है, ईला सचानी। ईला सचानी क्या थी, एक लड़की थी जो कि क्या थी, एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स, मतलब वो क्या करती थी, सुई धागे से जो डिजाइन होते हैं ना, ये वो डिजाइन किया करती थी। तो इसमें हमें ईला सचानी के जीवन के बारे में बताया गया है कि ईला सचानी कौन थी, कैसे उसने अपनी लाइफ में क्या था, जिंदगी को सफल बनाया था, कैसे कैसे उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किए थे। तो ईला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स, इसका कोई भी स्पेसिफिक राइटर नहीं है, ये एक बायोग्राफी है, मतलब ईला सचानी के बारे में लिखा गया है, बताया गया है, ताकि हम भी इस चैप्टर को पढ़ें और ईला सचानी के जैसे बने और अपनी लाइफ को सफल बनाए, चाहे जितने भी स्ट्रगल आए उनसे लड़े, उनसे फाइट करें और जीवन में सक्सेस पाए। अब इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो ईला ही है, क्योंकि ईला की बात है, ईला की बायोग्राफी है, तो मेन कैरेक्टर ईला ही होनी है। तो मेन कैरेक्टर क्या कहेंगे, इसमें ईला है। और जो ईला है ये कहाँ से रिलेटेड है, गुजरात से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ईला का संबंध कहाँ से है, गुजरात से। अब जो गुजरात में क्या होता है, गुजरात में काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी की जाती है, मतलब जो डिजाइन होते हैं उसका नाम क्या यहाँ पे रखा गया है, काठियावाड़। ईला क्या चाहती है, वो भी एक काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी करना चाहती है, मतलब ये कढ़ाई बुनाई करना चाहती है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ईला है गुजरात से है, लेकिन गुजरात में कहाँ पर, गुजरात में एक जगह है भावनगर जिला। गुजरात के भावनगर जिले से ईला संबंधित है, और भावनगर जिले में भी एक गांव है जिसको हम कहते हैं मोती बावड़ी विलेज। मोती बावड़ी विलेज, यहाँ पर उसका जन्म हुआ था। अब हम देखेंगे कि इसकी स्टार्टिंग हुई क्या, ईला सचानी की। ईला सचानी की जो स्टार्टिंग है वो कहां से हुई है, अमरेली से हुई है। अमरेली जो कि गुजरात के अंदर है, और ये एक फार्मर फैमिली से संबंधित है। कौन, ईला सचानी। यानी कि हम कह सकते हैं ईला सचानी का जन्म कहाँ पे हुआ था, एक फार्मर, एक कृषि करने वाले परिवार में इसका जन्म हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा अमीर परिवार से नहीं है, एक नॉर्मल परिवार से है। तो ईला सचानी का इस स्टोरी में क्या बताया गया है कि जब ईला सचानी का जन्म हुआ था तो उसके जो हैंड थे ना वो परफेक्ट नहीं थे, मतलब ऐसे नहीं थे कि वो अपने हाथों से काम कर सके। इसलिए शुरू में ईला सचानी को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो दूसरों की तरह जीवन नहीं जी सकती थी, क्योंकि उसके हाथ काम नहीं करते थे। लेकिन
फिर इला सचानी ने क्या किया, क्योंकि वो काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी सीखना चाहती थी तो उसने हार नहीं मानी और उसने अपने पैरों से काम करना स्टार्ट किया। सुई धागे का पैरों में उठाना, धागा डालना, फिर उससे काम करना। उसने अपने पैरों से काम करना सीखा। मतलब अगर हाथ काम नहीं कर रहे तो उसने वो काम किससे किया, पैरों से किया। और धीरे धीरे इला इतना अच्छा काम करने लग गई पैरों से ही कि वो इतना सुंदर हो गया कि सभी उसके क्या करने लग गए, उसके बारे में बताने लग गए कि इला इतना अच्छा एम्ब्रॉयडरी करती है। अब जो इला थी उसने स्टार्ट तो किया था काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी से, लेकिन अब उसने डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी भी सीखना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि कच्ची, काश्मीरी, लखनवी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इला किस किस तरह की एम्ब्रॉयडरी कर सकती थी, तो कैसे कैसी कर सकती थी। कच्ची कर सकती थी, काश्मीरी कर सकती थी, लखनवी कर सकती थी, और काठियावाड़ तो उनकी वहां के स्पेशल थी ही। अब क्या हुआ, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की एम्ब्रॉयडरी करने लगी और बहुत ज्यादा सुंदर करती थी, तो क्या हुआ कि इसकी ये बातें सूरत ऑफिस तक पहुंच गई। मतलब वहां पे जो आसपास में उनका वहां पे सूरत ऑफिस लगता था, तो वहां तक उसकी बात पहुंच गई कि एक लड़की है जो कि 26 ईयर्स ओल्ड है। पूछा जा सकता है इला सचानी कितने साल की है, 26 साल की थी जब वो वहां पे फेमस हुई थी अपनी एम्ब्रॉयडरी को लेकर। तो सूरत ऑफिस में क्या बात पहुंची कि इला सचानी जो 26 साल की है और इतनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी करती है कि जिसका कोई कहना नहीं है, तो वहां पे वो फेमस हो गई। अब क्या होने लग गया, जो इला सचानी ने कच्छ एम्ब्रॉयडरी, मतलब उसने जो अपना नाम रखा वहां पे इला सचानी कच्छ एम्ब्रॉयडरी लिखा, और जिसके साथ लिखा था हैंडमेड विद हार्ट, यानी कि वो जो भी एम्ब्रॉयडरी करती थी वो अपने हाथों से करती थी। हाथों से तो नहीं करती थी, हमें पता वो पैरों से करती थी, लेकिन उसके लिए लिखा गया हैंडमेड विद हार्ट, यानी कि दिल से किया, प्यार से किया, लोगों के लिए किया, सबके लिए किया, लेकिन प्यार से किया। और इस तरह से उसने इतनी ज्यादा एम्ब्रॉयडरी की कि वो खुद ही इंडिपेंडेंट हो गई। अब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थी। मतलब जो लड़की हाथों से काम नहीं कर सकती थी उसने पैरों से काम किया और इतना अच्छा काम किया कि एक दिन वो सफल हो गई। डिपेंडेंट लाइफ नहीं जी उसने, इंडिपेंडेंट वो कहलाई। तो ये थी हमारी स्टोरी इला सचानी की। तो हमें इससे मोरल क्या मिलता है, लाइफ में कितना ही स्ट्रगल क्यों ना हो, चाहे हमारे शरीर से रिलेटेड या बाहर से कोई, हमें उस स्ट्रगल का सामना करना है, उसको हराना है, और कोई भी किसी भी तरह की सिचुएशन का सामना कर सकता है, उसको हरा सकता है और आगे बढ़ सकता है। अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट पोएम नंबर 6। पोएम का नेम है, ये हमारी लास्ट पोएम है पूर्वी की। इस पोएम के साथ ही हमारी 6th क्लास की पूर्वी खत्म हो जाएगी। तो पोएम का नाम है नेशनल वॉर मेमोरियल। ये क्या है, ये भी एक एनोनिमस राइटर इसका है, मतलब कोई स्पेसिफिक राइटर नहीं दिया गया है। ये भी हमें हमारे ही भारत के बारे में बताती है कि हमारा जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वो क्या है, क्यों है, कैसा है। तो इसके अंदर क्या दिखाया गया है, सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया है एक अमर जवान ज्योति। मतलब एक अमर जवान ज्योति है, यानी कि एक फ्लेम है जो हमेशा ही जलती रहती है। और ये क्यों जलती रहती है, जो हमारे सोल्जर हैं उनके ऑनर में, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये हमेशा जलती रहती है। और हमें ये याद दिलाती रहती है कि हमारे सोल्जर ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को दूसरों से, मतलब लड़ते हुए अपने आप को मरवा दिया, अपने आप को उन्होंने हमारे लिए क्या कर दिया, शहीद करवा दिया, लेकिन हमारी इज्जत को, हमारी जिंदगी को उन्होंने हमेशा बचाए रखा। तो अमर जवान ज्योति एक फ्लेम है जो हमेशा जलती रहती है। फिर यहाँ पे क्या है, वीरता चक्र दिया जाता है। वीरता चक्र किसको दिया जाता है, जिसके अंदर ब्रेवरी होती है, जो बहादुर होते हैं, जो लड़ते हैं, जो अपने देश की रक्षा करते हैं, उन्हें वीरता चक्र दिया जाता है। तीसरा इसके अंदर क्या दिखाया गया है, त्याग चक्र। यहाँ पे त्याग चक्र दिखाया गया है। त्याग चक्र किसको दिया जाता है, जो कि अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार होते हैं, उनको ये त्याग चक्र दिया जाता है। फिर इसमें हमारा एक दिखाया जाता है रक्षक चक्र। रक्षक चक्र किसके लिए होता है, जो रक्षा करता है। इसमें हमारे क्या है, रोज ऑफ ट्रीज, यानी कि यहाँ पे हमारे जो ट्रीज हैं उनकी रक्षा के बारे में बताया गया है कि लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, लेकिन जो लोग पेड़ लगाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे, उनके लिए क्या दिया जाएगा, रक्षक चक्र यहाँ पे दिया जाता है। तो ये 4 चीजें इस पोएम के अंदर दिखाई गई है। अमर जवान ज्योति जो कि एक फ्लेम है, वीरता चक्र जो कि ब्रेवरी वाले लोगों, जिसके अंदर बहादुरी होती है, उन लोगों को दिया जाता है। त्याग चक्र जो सैक्रिफाइस करना जानते हैं उनको दिया जाता है। रक्षक चक्र जो कि रोज ऑफ ट्रीज यानी ट्रीज के लिए दिया जाता है।
ये चीजें हमारी न्यू दिल्ली के अंदर है, यानी कि ये सारी की सारी चीजें हमें कहाँ पाई जाती, कहाँ देखने को मिलेंगी, न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेंगी। अब क्वेश्चन आता है कि ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, तो फरवरी 2019 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अ नेशनल मोन्यूमेंट, एक नेशनल मोन्यूमेंट जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, उसके द्वारा इसको क्या किया गया था, बिल्ड किया गया था। और किस लिए, हमारे जो सोल्जर हैं जो कि बहुत ब्रेव है, उनके ऑनर में, उनके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया था, इसको बिल्ड किया था, यानी कि हमारी सरकार ने इसको बिल्ड किया है। द नेम ऑफ सोल्जर आर रिटन ऑन एवरी स्टोन, यहाँ पे इस अमर जवान ज्योति पे, और यहाँ पे स्टोन्स लगे हुए हैं बहुत सारे, और हर स्टोन के ऊपर हर एक सोल्जर का नाम लिखा गया है जिन्होंने, जो शहीद हुए हैं हमारी रक्षा के लिए। तो ये थी हमारी पोएम नेशनल वॉर मेमोरियल। इसके साथ हमारी पूर्वी जो कि क्लास 6 की है वो यहाँ पे खत्म होती है। एक ही वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट पूरी भी करवाई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, इससे आपको कुछ हेल्प फील होए कि हाँ हेल्प करेगी, तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।